हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं आज डिबेट में। सर अमेरिका का दलाल हाँ भाई, ये हमारी ही मीडिया है और आप सोच रहे होंगे इसमें इनकी क्या गलती, इन्होंने थोड़े ही बोला है। इनकी गलती है और इन्होंने भी बोला है। तो हे गाइस, मैं हूँ अंशुल गुप्ता और आप देख रहे हैं द सटायर करना। तो कानों में ईयरफोन्स डाल लो। अरे भाई, पर तू तो वीडियोस में गाली नहीं देता। अरे पर ये तो देते हैं। हाँ, पर तेरी भी आवाज़ बहुत बुरी है। इंडियन मीडिया डेमोक्रेसी का वो चौथा स्तंभ जो खुद डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगा हुआ है। अरे भाई, अब जिस देश में विपक्ष ना हो उस देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कह सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं मीडिया हमारे विपक्ष का क्या करती है। आजकल सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद से ज़्यादा मीडिया और जर्नलिस्ट को ट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया उन मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहती जिन पर सरकार से सवाल जवाब हो जाए। आइए कुछ इंडेक्सेस की ही बात कर लेते हैं। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में 107वें रैंक पर आती है। डेमोक्रेसी में 66 रैंक पर, करप्शन में 85, 136 इन हैप्पीनेस रैंक, 112 इन ह्यूमन फ्रीडम, 77 इन ह्यूमन राइट्स और खुद मीडिया 150वें रैंक पर। तो कहीं अगर मीडिया को सवाल उठाना भी हुआ तो उसे सबसे पहले खुद पर उंगली उठानी पड़ेगी। खैर, आइए जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मास मीडिया। देश में पहली बार मास मीडिया सन 1780 में आयरलैंड के एक निवासी जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था, तब बंगाल गजट के नाम से। हालांकि उस वक्त लोगों में इतना फेमस नहीं हुआ। 19वीं सदी में जब लोगों में साक्षरता दर बढ़ी तब अखबार काफ़ी प्रचलित हुए। बात करें पहले भारतीय भाषा में प्रकाशित अखबार की तो वो 1818 में प्रकाशित द बंगाल दर्पण था, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान इन पत्रिकाओं ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी लोगों को उस वक्त देश के हालातों से वाकिफ कराने में। देश में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी की स्थापना के रूप में 1927 में हुआ था। वही फेमस ऑल इंडिया रेडियो 1936 में शुरू हुआ था, जो उस वक्त जनता की मनोरंजन और सूचना प्रसारण के लिए एक बहुत मुख्य स्रोत बन चुका था। वहीं 1959 में पहली बार दूरदर्शन यानी डीडी के रूप में टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। आज़ादी के बाद देश में टेलीविज़न, अखबार और रेडियो ने एक अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन 1975 से 77 के दशक तक इनको सरकार के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैडम प्राइम मिनिस्टर की। साल 2007 भारतीय मास मीडिया के इतिहास में एक ऐसा साल था जो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तब तक भारत ने 99 मिलियन यानी 9 करोड़ 90 लाख अखबारों की प्रतियां बेचकर इस मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंच चुका था। बहुत हो गई इतिहास की बातें, अब आते हैं प्रेजेंट पर। भारत में मास मीडिया का इतिहास कैसा भी रहा हो, वर्तमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साल 2022 में 2942 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2021 में 2743 किसानों ने आत्महत्या की थी। लेकिन हम इस पर कहाँ बात करेंगे, हमें तो क्या करते हो करने से फुर्सत मिले तो ना। पेइंग ह्यूमन के सर्वे ने बताया देश के 4 बड़े न्यूज़ चैनल आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी के मेन कवरेज शो में 69 बार पाकिस्तान पर हमले पर डिबेट की गई। नेहरू सहित पूरे विपक्ष पर 66 डिबेट, बीजेपी आरएसएस मोदी की प्रशंसा में 36 डिबेट, राम मंदिर पर 14 डिबेट, बिहार की बाढ़ पर 3 डिबेट, चंद्रयान पर 2 डिबेट, पीएमसी बैंक घोटाले पर 1 डिबेट, अर्थव्यवस्था पर 0, बेरोजगारी पर 0, शिक्षा पर 0, स्वास्थ्य सेवाओं पर 0, किसानों की बदहाली पर 0, गरीबी और कुपोषण पर 0, महिला सुरक्षा पर 0, पर्यावरण पर 0, मॉब लिंचिंग पर 0, किसी सरकारी फैसले या नीति संबंधित बेहतरी पर 0। यहाँ इतने 0 है कि आर्यभट्ट भी शर्मा जाए। ये सर्वे 4 बड़ी फेमस न्यूज़ शो के ऊपर किए गए थे। दंगल फ्रॉम आज तक, आर पार फ्रॉम न्यूज़ 18, ताल ठोक के फ्रॉम जी न्यूज़ और कुरुक्षेत्र फ्रॉम इंडिया टीवी। इसमें TV9 भारतवर्ष को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इनका बस चले तो कल ही वर्ल्ड वॉर 3 करा दें। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये देखने को मिलती है कि इन सभी शोज के नाम कुछ पुरानी फिल्मों या उनके इस्तेमाल किए गए डायलॉग के ऊपर रखा गया है। इतने सारे शोज, इतने सारे डिबेट्स, लेकिन सब में सिर्फ उन मुद्दों पर बात की गई जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और आरएसएस पर प्रभाव डालती हो, लेकिन पॉजिटिव। यहाँ उन मुद्दों को छुआ भी नहीं गया जिससे सरकार पर उंगलियां उठ जाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि 2013 में मनमोहन की सरकार गिराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी मीडिया ने, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री के संदर्भ में लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ टूटा हुआ नजर आता है। अरे भाई, तुझे डर नहीं लगता गवर्नमेंट पर सीधे सीधे उंगली उठाने से? अरे नहीं रे, हम पत्रकार आदमी हैं, हम क्या डराएंगे। भाई, नीचे पुलिस आई है। हैं? पेइंग ह्यूमन के सर्वे के अनुसार कुछ डिबेट शो के नाम तो इतने मज़ेदार थे कि अर्ज किया है
ये पीओके दे दे इमरान, प्रमास तक मेरे राम बनाम तेरे राम। जी न्यूज़, मोदी का प्रण पाकिस्तान का चीरहरण। फ्रॉम न्यूज़ 18, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। न्यूज़ 18, राम मंदिर की करो तैयारी। न्यूज़ 18, मैं पहले ही साफ कर दूं, राम मंदिर मुद्दे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो सर्वोपरि है। और हाँ, मैं भी हिंदू हूँ। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ डिबेट में वही 4-6 लोगों को बुलाया जाता है जो तीखी बहस करने और जहर उगलने में माहिर होते हैं। इसके पीछे भी कई बड़े रीज़न हैं। पहला, सरकारी एजेंडा। अब जिसका नमक खाते हैं उससे नमक हरामी तो करेंगे नहीं। सीधे सीधे कहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फंडिंग की। दूसरा रीज़न, टीआरपी। अगर ये कंटेंट को सही तरीके से दिखाने लगे जैसे एक न्यूज़ चलना चाहिए तो शो में वो बात नहीं रह जाएगी। बच्चों की भाषा में शो बोरिंग हो जाएगा। तीसरा रीज़न, खर्च। सही मायने में देखा जाए तो न्यूज़ शो की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला सीन है। सारे एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सैलरी, बड़े से बड़े सर्वे पर किए जाने वाला खर्च, भौतिक सुविधाओं पर किए जाने वाला खर्च, ये कभी कभी इनकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं न्यूज़ शो की इनकम कैसे होती है। मेनली न्यूज़ चैनल्स 3 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला, चैनल सब्सक्रिप्शन। अब आपके घर पर DTH या टाटा स्काई तो लगा ही होगा, तो उसमें जो पेड चैनल्स होते हैं उनकी महीने की कॉस्ट होती है 2 या 3 रुपये, जो कि इनकी इनकम का 15 से 20% होता है। दूसरा है एड रेवेन्यू। अब न्यूज़ चैनल्स अपना मेजर इनकम एड से कमाते हैं, जो कि 75 to 80% होता है। तीसरा है फंडिंग। फंडिंग कहाँ से ये मैं नहीं बोलूँगा, वरना इस बार सच में मेरे घर पुलिस आ जाएगी। अब ये लोग भी मजबूर हैं, सच्ची खबरें दिखाने लगे तो खबरों के विश्लेषण में पैसा और वक्त ज़्यादा लगता है, व्यूज़ कम आते हैं और फंडिंग भी नहीं मिलेगी। तो क्या पता इनके ऑफिस पर भी CBI की रेड पड़ जाए, जैसे BBC न्यूज़ के साथ हुआ था। और फंडिंग लेकर न्यूज़ बनाने में पैसा और वक्त दोनों बचते हैं, मज़ा भी आता है। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अब कुछ ईमानदार पत्रकारों की बात कर लेते हैं। अर्णव गोस्वामी, जिन्हें जनता आयरन मैन ऑफ मीडिया के नज़रों से देखती है। इनका जन्म स्थान ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। इनके बारे में जो जानने लायक बात है वो ये है कि रिपब्लिक टीवी, जिस पर ये एंकर हैं, उसके 82% स्टॉक ये खुद होल्ड करके रखते हैं। मतलब भाई साहब सैलरी लेने वाले नहीं, देने वाले इंसान हैं। और तो और पूरी एंटी नेपोटिज्म स्क्वाड के लीडर रहे इन भाई साहब ने अपनी ही बीवी को रिपब्लिक भारत का एडिटर बना रखा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जी न्यूज़ के 40% स्टॉक होल्ड करने वाले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बीजेपी के नेता डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगते देखा गया। आपकी भी बारी आएगी सर। सुधीर चौधरी जैसे ईमानदार पत्रकारों की बात करें तो शायद इनसे बड़ा बीजेपी भक्त मैंने आज तक कोई देखा है। इनकी पोस्ट तो 10 साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में खुल गई थी। नहीं, आप तो कंपनी के लिए कर रहे हो समीर जी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए। और जब बंगाल में ब्रिज गिरा था तब सरकार की निंदा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं गुजरात में जब मोरबी ब्रिज गिरा तब सरकार या प्रशासन पर उंगली उठाने के बजाय भाई साहब जनता पर ही चढ़ गए थे। कॉपीराइट इशू की वजह से हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, वो वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, आप खुद जाकर देख सकते हैं। अरे सर आप तो रह ही गए, बस 2 मिनट। ऐसे ईमानदार पत्रकारों की बात करें तो लिस्ट अभी बहुत लंबी है, इन पर बात करने बैठे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। अरे सर आप तो रह ही गए, चलिए आपकी बात कभी और कर लेंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछले वीडियो पर लगी मेहनत और उस पर मिले रिस्पॉन्स को देखकर बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन भी दबा दो, मन करे तो थोड़ा शेयर भी कर देना।